अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पास्ट में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं, डोगर से, जो भी उसका पूरा नाम है, उस पे जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म में थोड़ा सा लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है ये स्लाइड्स। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक हैं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। वैसे भी आपको टॉपिक चाहिए, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर की बुक्स तो ऑब्वियसली सबके पास होंगी, हमारा जीने मरने का सहारा है वो, तो उसमें लिखा हुआ है ये। ठीक है, अगर आपने पढ़ना होगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। सो हम स्टार्ट करते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, आइडिया तो आपको होगा ही कि क्या होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो हम यहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो लिखा हुआ है, तो सिनेरियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। हम आगे फिर जैसे जैसे चलेंगे और साथ साथ फिर हम देखेंगे इस बंदे को ये एग्जामिनेशन में ये चीज़ आई थी, तो किस वजह से उसको के आया, इसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम थी नहीं थी, इसकी ट्रीटमेंट ठीक थी या नहीं थी। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। सो सीन कुछ इस तरह है कि 26 साल का बंदा है, पुलिस कांस्टेबल है, खालिद नाम है उसका। इमरजेंसी में उसको राइट लेग में उसका क्या हुआ है कि फायर आर्म इंजरी हुई है। ठीक है, 6 घंटे हो गए, 6 आवर्स बैक उसको फायर आर्म इंजरी हुई थी। ठीक है, अब वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास है। एग्जामिनेशन उसका किया, मल्टीपल वुंड्स ऑफ इंट्री ऑफ पैलेट्स वर सीन ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल लेग। लेग वाज स्वोलन एंड टेंस, देयर वाज नो न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट इन द लेग। अभी कोई डेफिसिट आपको नज़र नहीं आया, बस लेग सूजी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मल्टीपल वुंड्स हैं, एंट्री ऑफ पैलेट्स जहाँ से शो हो रहे हैं। उसके अलावा जो है इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, एक्सरे वगैरह कराया, वहाँ से पता चला कि नो फ्रैक्चर बट लार्ज नंबर ऑफ पैलेट्स। ठीक है, फ्रैक्चर वगैरह कोई नहीं है उसको, यानी कि फायर आर्म इंजरी है लेकिन अभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, बोन बच गया उसकी, और फिर भी वो एरिया टेंस है, सूजा हुआ है। बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन वर नॉर्मल। मैनेजमेंट उसकी की, IV एंटीबायोटिक्स दी उसको, टेटनस टॉक्साइड दिए, एनाल्जीसिया एंड हाई एलिवेशन ऑफ द लेग अलोंग विद आइस पैक्स एडवाइज्ड। कि जो स्वेलिंग हुई थी, ठीक है, उसके लिए उन्होंने आइस पैक्स दिए। उसके बाद एलिवेट की लेग किस लिए कि ताकि वीनस रिटर्न आ जाए। एनाल्जीसिया दिया पेन के लिए, टेटनस टॉक्साइड तो देते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे दी, क्योंकि जब भी इंजरी होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वुंड पे, तो एंटीबायोटिक्स दी। ठीक है, ये तो हमारे अभी नज़र आने में ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। A patient was examined again after 6 hours. Anterior compartment was found tensed. He was unable to dorsiflex his toes. There was not any neurovascular deficit in the foot. There was high suspicion of compartment syndrome के अभी भी 6 घंटे और हो गए हैं। उसके बाद देखा है कि अभी वो अपने पाँव को डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर पा रहा। न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट तो नज़र नहीं आया अभी तक, लेकिन उसका जो टांग है वो वैसे ही सूजी हुई है। ठीक है, टेंस है वो कंपार्टमेंट। तो अब आपके जहन में जाता है कि वहाँ पे क्या हो सकती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है। डिसीजन ऑफ फेशियोटमी वाज टेकन एंड डन इमीडिएटली। द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट वर फाउंड इस्कीमिक एंड एडीमिक। ठीक है, कि जब उन्होंने फेशियोटमी करी, क्योंकि अब समझ तो आ रही नहीं रही थी कि उन्होंने सारे अपनी जो ट्रीटमेंट्स थी वो करके देख ली, टांग ठीक नहीं हुई है। ठीक है, फिर फेशियोटमी करना पड़ती है। तो जब फेशियोटमी करी है तो पता चला है कि वहाँ पे क्या था कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स थे वो इस्कीमिक थे, ब्लड सप्लाई नहीं थी, एडिमा हो गया हुआ था। ठीक है, तो ये सिनेरियो किसका था, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिनेरियो जो है इसमें क्या चीज़ें जो आई थी वो किस वजह से आई थी। मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। डेफिनेशन क्या है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की, इज एलिवेशन ऑफ इंटरस्टिशियल प्रेशर इन अ क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट दैट रिजल्ट्स इन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज। कि क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट जो है उसके अंदर क्या होता है कि आपका इंटरस्टिशियल प्रेशर रेज हो जाता है। ठीक है, और उस प्रेशर के रेज होने की वजह से क्या होगा कि जो वेसल्स हैं, जो सप्लाई है उस एरिया की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। एज ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीजेज, माय न्यूरल फंक्शंस इज इम्पेयर्ड एंड नेक्रोसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इवेंचुअली डिवेलप्स। कि जैसे जैसे ये जो है, हमने कहा कि ये प्रेशर जो है, होता क्या है कि फ्लूइड जमा हो जाता है उस एरिया में, उस कंपार्टमेंट में। ठीक है, वही हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है। जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये प्रेशर कहाँ लगेगा, जो स्ट्रक्चर्स होंगे अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये प्रेशर बढ़ता जाता है, और ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा, आपके मसल्स को, आपके नर्व्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इस्कीमिया होता जाता है, नेक्रोसिस होने की तरफ। जब वेसल्स दब गई हैं, उन्होंने सप्लाई आगे नहीं देनी, तो वो एरिया डेड ही होगा।
ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये वर्स होता जाता है। टिपिकली अकर्स इन फोर आर्म और लोअर लिम्ब कंपार्टमेंट्स, मोस्टली जब जहाँ पे आपको ये नज़र आता है, एक तो आपकी फोर आर्म और एक लेग, थाई नहीं मैं कह रही, लेग, ठीक है। नी से नीचे, एल्बो से नीचे आपकी जो फोर आर्म होती है यहाँ पे, और इसके अलावा नी से नीचे जो आपकी लेग होती है यहाँ पे ये नज़र आता है। एटियोलॉजी इसकी क्या होती है, दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और फिर इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि बाहर से कोई ऐसी चीज़ थी जिसने प्रेशर डाला है, ठीक है, कि कंप्रेसिव फोर्सेस लगी हैं, लाइक स्प्लिंट्स लगे हुए हैं, कास्ट या ड्रेसिंग इस तरह की हैं, बहुत टाइट थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या बर्न इंजरी में ऐसा हो जाता है। उसके अलावा लिथोटमी पोजीशन होती है। लिथोटमी पोजीशन ऐसी होती है कि आप अपने जहन में इमेजिन करें बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, उसकी थाइज़ 90 है, यानी हिप जो है वो 90 के एंगल पे है, और ये जो आपकी बाकी नीज़ हैं वो तकरीबन 70 to 90 तक ये भी होती हैं। लाइक ये पोजीशन होती है पेल्विस की, जब सर्जरीज करनी होती है तब बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट फीमेल्स का जब बर्थ का टाइम आता है, सो डिलीवरी की जो सर्जरी होती है तब ये पोजीशन बनाई जाती है। तो अब आपके जहन में मूवी से कहीं से ये सीन आ गया होगा कि ये पोजीशन कौन सी है। सो एक्सटर्नल फैक्टर तो ये हो गए, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि कंपार्टमेंट के अंदर जो है, अंदर से आपकी बॉडी ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। ये कैसे किया, कोई हेमरेज हो गया, ब्लड आ गया उस एरिया में बहुत ज़्यादा, उस ब्लड ने प्रेशर डाल दिया, ठीक है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कॉमोडेंस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ही है वो, ठीक है, वो सब इस एरिया में आ जाएंगे। उसके अलावा या फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो, लेकिन वो एरिया जो है जब भी फ्रैक्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी, उसके साथ एडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, मसला बढ़ जाएगा। गन शॉट वूंड टू थाई हो सकता है, ये हमारे सिनेरियो में उसको क्या था, गन शॉट वूंड था। क्रश इंजरीज थी, हो सकती हैं, ठीक है। डीवीटी हो सकता है अगर किसी को डीवीटी है, या गैस्ट्रोकनीमियस और पेरोनियस मसल का टेयर हो सकता है। सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि प्रेशर इन मसल कंपार्टमेंट इन कैपिलरी, प्रेशर इन मसल कंपार्टमेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मोर देन प्रेशर इन द कैपिलरीज, कि आपकी जो कैपिलरीज हैं उससे ज़्यादा प्रेशर बाहर से लग रहा है। तो क्या होगा, अगर कैपिलरीज के प्रेशर से बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, मसल कंपार्टमेंट का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, कैपिलरीज बंद हो जाएंगी, ठीक है। उनको खुले रहने के लिए जितना प्रेशर उनको वो लगा रही थी उससे ज़्यादा प्रेशर उनको बंद करने वाला है, ठीक है। सो ये बंद हो गई हैं। सो एट द एंड क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, लीड्स टू प्रोग्रेसिव एडीमा एंड मसल इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, एडीमा, मसल में इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, इस्कीमिया होगा तो फिर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। occurs even though the arterial pressure is still high enough to produce pulses, कि अभी आर्टीरियल प्रेशर अगर इतना है कि पल्स, ठीक है, पल्स आ रही है डोर्सालिस पेडिस, अगर पाँव पे डोर्सालिस पेडिस आपकी ये जो पल्स होती है आप फील कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो प्रेशर है, लेकिन फिर भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाती है। मसल्स एंड नर्व्स कैन सर्वाइव फॉर अप टू 6 आवर्स ऑफ इस्कीमिया विदाउट इरिवर्सिबल डैमेज, कि आपके मसल्स और जो नर्व्स हैं ये 6 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, तकरीबन 6 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हैं। बेशक जो है ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गई है, तभी वो बंदा जो था उसको 6 घंटे तक इस्कीमिया के साइंस आए थे, लेकिन वो इरिवर्सिबल डैमेज नहीं था, ठीक है। इरिवर्सिबल डैमेज नहीं होता तभी उसको क्या नहीं आ रहे थे, कोई न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। क्यों, क्योंकि आपकी नर्व्स जो होती हैं, आपके जो मसल्स होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, 6 घंटे तक कम अज़ कम। नेवर केप्ट इस्कीमिक फॉर अंडर 6 आवर्स विल शो न्यूरोप्रेक्सिक डैमेज, वेयर इज आफ्टर 6 आवर्स विल शो इरिवर्सिबल डैमेज, कि 6 घंटे से पहले पहले न्यूरोप्रेक्सिया वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। न्यूरोप्रेक्सिया आपको पता है टेम्परेरी जो होता है, ये कंडीशन होती है, ये ठीक हो जाती है। तो जो सिम्टम्स आएंगे वो न्यूरोप्रेक्सिया वाले होंगे, नर्व्स रिलेटेड। लेकिन जब ये बढ़ता जाएगा, इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है, सो क्या होगा कि ये सिम्टम्स इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो अब जो डैमेज होगा 6 घंटे के बाद इरिवर्सिबल डैमेज होगा, कि अगर कोई मसल वेस्ट हो गया है अब वो दोबारा आप उसको नहीं ला सकते, ठीक है। कम से कम 6 घंटे का टाइम होता है आपके पास इसको रिवर्स करने के लिए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉलोइंग फ्रैक्चर्स ऑफ द फोर आर्म एंड लोअर लेग, कि अगर किसी को फोर आर्म और लोअर लेग में फ्रैक्चर हो गया है तो हाई सस्पिशन आपने रखना है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है। बी स्पेशली विजिलेंट इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका तो बिल्कुल ज़्यादा ख्याल रखना है। अर्ली फीचर्स क्या आते हैं, अब अर्ली के जब स्टार्ट हो गया तो क्या फ़ौरन क्या सिम्टम्स आएंगे आपके पास, इंक्रीजिंग पेन डिस्पाइट एडिक्वेट एनल्जीजिया, एनल्जीजिया लगा हुआ है फिर भी वो बंदा कहता है मेरी पेन ख़त्म नहीं हो रही,
सेंसरी डेफिसिट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व पासिंग थ्रू दैट कंपार्टमेंट, के जो नर्व वहाँ से पास आउट कर रही है उसकी आगे जो सप्लाई थी वो कॉम्प्रोमाइज़ है। सेंसेशन सेंसरी जो अफेक्ट्स होते हैं वो पहले जाते हैं, ठीक है। सो सेंसेशंस जो हैं वो उस एरिया की जो भी नर्व, जिस कंपार्टमेंट का मसला होगा वहाँ से जो नर्व गुजर रही होगी उसकी सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ऑफ द मसल कंपार्टमेंट, ये हमें पता है, स्वेलिंग भी होती है, हाथ लगाओ दुखता भी है, टेंडर हो जाता है। पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स विद इन द कंपार्टमेंट, जब आप मसल की पैसिव स्ट्रेचिंग करोगे पेन आएगी। ये बात जो है जब आप डायग्नोसिस करते हो तो आप ये टेस्ट करते हो पैसिव स्ट्रेचिंग करके। उसके बाद लेट प्रेजेंटेशंस क्या आते हैं वो तो फ़ौरन आ जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद लेट प्रेजेंटेशंस किस वजह से आएंगी, इस्कीमिया की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, इस्कीमिया। तो इस्कीमिया का आपने 5 पीस पढ़े हैं, पेन, पैरेस्थीसिया, पैलर, पल्सलेसनेस और पैरिशिंग कोल्ड, ठीक है। वो एरिया पेन उस एरिया में होगी, पेल हो जाएगा, पैरेस्थीसियाज आएंगे, पल्सलेसनेस और पैरिशिंग कोल्ड होती है। डायग्नोसिस शुड बी मेड लॉन्ग बिफोर दिस फीचर्स आर एविडेंट, ठीक है। कि ये इस्कीमिया की चेंजेस कब आ रही हैं, तकरीबन हमने कहा कि कोई 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। ये लेट चेंजेस आएंगी, ये अभी चलो ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे तो लग जाएंगे इन चेंजेस को आते हुए। तो इस्कीमिया डेवलप होते होते इतना टाइम लगा, अभी तक आपकी डायग्नोसिस ही नहीं हुई। सो इनके आने से पहले, इन चेंजेस के आने से पहले आपने डायग्नोस कर लेना है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या थी, है भी थी इस बंदे को या नहीं थी, क्योंकि आपके पास अर्ली सिम्टम्स पहले से आ चुके हैं। अब ये देखें, ये मसल वेस्टिंग हो चुकी है इस बंदे की। ये कंपार्टमेंट फोर आर्म कंपार्टमेंट का दिखाया हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि वेस्टिंग हो गई है। इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, हिमाटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री स्टडीज़ करेंगे कि सबसे पहले आप सीरम में मायोग्लोबिन और क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करते हैं। आपको पता है जब भी मसल में इंजरी होगी, कोई भी मसल हो, ठीक है, तो मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इनका लेवल आपने चेक करना है। डिटरमिन लेवल ऑफ मसल नेक्रोसिस, इससे पता क्या चलेगा मसल नेक्रोसिस हुई हुई है। सीरियल क्रिएटिनिन काइनेज लेवल्स में शो इंक्रीज इंडिकेटिव ऑफ अ डेवलपिंग कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कि इसका लेवल क्या शो करेगा कि जितना इसका लेवल ज़्यादा, इसका मतलब है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है, यहाँ पे मसल डैमेज हो रहा है। नेक्रोसिस की वजह से, मसल नेक्रोसिस हो रही है ना, नेक्रोसिस के इंडिकेटर हैं ये। नेक्रोसिस किस वजह से होते हैं, इस्कीमिया की वजह से, ठीक है। तो आपने ये पढ़े होंगे एमआई में, जब हम हार्ट के कार्डियक एंजाइम्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़े थे, सीके और ये वो। तो ये जो है ये इंडिकेटर होते हैं नेक्रोसिस के। तो मसल नेक्रोसिस का डिटरमिन करते हैं लेवल को। अगर ये नेक्रोसिस ये डिटरमिन हो गया, इसका मतलब है कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है। हाई सीके लेवल शुड अलर्ट द फिजिशियन टू पॉसिबल रैप्डोमायोलाइसिस, रैप्डोमायोलाइसिस भी हो सकती है अगर हाई सीके लेवल आ जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपने चेक करना है, क्रिएटिनिन चेक करना है, पोटेशियम के लेवल ज़रूर चेक करना है क्योंकि रैप्डोमायोलाइसिस के चांसेस होते हैं। सिवियर हाइपरकैलेमिया में रिजल्ट इन वाइड कॉम्प्लेक्स एंड पॉसिबली फैटल एरिथमिया। पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, हाइपरकैलेमिया आपको पता है कि ये रीपोलराइजेशन कराता है, ठीक है। तो अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा है तो हार्ट में एरिथमियाज हो सकते हैं। अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपने ये लेवल चेक करना होता है। इमेजिंग स्टडीज़ में आप एमआरआई कराते हो, सीटी स्कैन कराते हो। एमआरआई में उन्होंने कहा इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी इन एन एंटायर कंपार्टमेंट ऑन T2 वेटेड स्पिन इको सीक्वेंसेस। तो इतना डिटेल में हमें समझ ऊपर से गुजर गई ये सारी चीज़ कि एमआरआई जो है वैसे इसका जो इंटेंसिटी जहाँ पे ब्लड होता है वहाँ पे वाइटिश एरिया नज़र आएगा। बाकी इसके T1 और T2 वो स्पिन्स होते थे और ये वो रेडियो में पढ़ा था लेकिन अब भूल गए। एमआरआई कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन इज़ स्पेशली यूजफुल इफ पेल्विक और थाई सीएस इज़ इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि अगर आपने पेल्विस और थाई को डिफरेंशिएट करना हो तो फिर आप सीटी स्कैन करा लेते हैं। मतलब ये दोनों जब भी मसल इंजरीज हो जाती हैं, कहीं पे भी आपने डिटेल डायग्नोसिस करनी होती है तो ये हेल्पफुल होते हैं। आप एमआरआई और सीटी स्कैन करा लेते हैं। उसके अलावा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है, डायरेक्ट इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मेजरमेंट, के कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर जितना है वो आप मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, कंपार्टमेंट का प्रेशर ही रेज हुआ है ना, तो आप प्रेशर को चेक करते हो कि कितना प्रेशर है, डायरेक्टली आपने ये चेक कर लेना है। इट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन स्टैंडर्ड एंड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी इफ द डायग्नोसिस इज इन क्वेश्चन। द स्ट्राइकर प्रेशर टोनोमीटर इज़ वाइडली यूज्ड, कि इसमें जब आपको लगे, आपको शक है कि भाई ये है या नहीं है, तो फिर आप ये टेस्ट परफॉर्म करा लेते हैं। स्ट्राइकर प्रेशर टोनोमीटर यूज़ करते हैं इसके लिए। ये डिवाइस क्या मेजर करती है,
द प्रेशर नेसेसरी टू इंजेक्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। दिस टेक्निक ऑफन ओवर एस्टिमेट्स लो प्रेशर बट जनरली इज़ रिलायबल। कि आपने क्या करना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होता है वो उस एरिया में इंजेक्ट करना होता है। तो अगर उसको रेजिस्टेंस फील होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा कंपार्टमेंट का प्रेशर है। तो वैसे ये इतनी वो नहीं है कि एग्जैक्ट चीज़ें मेजर करके दे। उन्होंने कहा है कि अक्सर लो प्रेशर को ओवर एस्टिमेट कर देती है, लेकिन उन्होंने कहा है रिलायबल है, ठीक है। लेकिन इससे पता तो चल जाता है ना कि प्रेशर रेज है इस कंपार्टमेंट का, तो इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये है, ठीक है, इसे इंजेक्ट करते हैं। कॉमन साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, फोरआर्म कंपार्टमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स एट रिस्क। तो फोरआर्म का कौन सा कंपार्टमेंट है, वेंट्रल कंपार्टमेंट। हमारे फोरआर्म के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, यहाँ से मीडियन और अल्नर नर्व पास कर रही है, यू गाइस नो दैट। सो ये स्ट्रक्चर खतरे में कि जो कंपार्टमेंट है उसके जो स्ट्रक्चर्स खतरे में हम वो पढ़े हैं, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या है, मीडियन और अल्नर नर्व, और उसके अलावा रेडियल और अल्नर आर्टरीज पास कर रही हैं इस एरिया से। आपको एनाटॉमी अगर याद हो तो आपको जहन में आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों चीज़ें पास कर रही हैं। आर्टरीज कौन सी हैं, रेडियल और अल्नर, और जो नर्व्स हैं वो है मीडियन और अल्नर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रेडियल नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है। उसके बाद डोर्सल कंपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व जो है वो ससेप्टेबल है, ठीक है, वो डैमेज हो सकती है, ये रिस्क पे हैं। उसके बाद आ जाता है लोअर लिम्ब कंपार्टमेंट में जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ख़तरे में हैं, वो कौन से हैं। अब आपके लोअर लिम्ब जो होता है उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। आपको याद हो अगर आपकी एनाटॉमी, तो आपकी लेग के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर टिबियल, उसके बाद जो पोस्टीरियर होता है वो पोस्टीरियर सुपरफिशियल होता है, पोस्टीरियर डीप होता है, उसके अलावा एक लैटरल कंपार्टमेंट जिसको आप पेरोनियल कंपार्टमेंट कहते हो। तो एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट जो होता है वहाँ से क्या चीज़ पास कर रही है, डीप पेरोनियल नर्व। उसके अलावा एंटीरियर टिबियल कंपार्टमेंट है तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। नर्व कौन सी है, डीप पेरोनियल। उसके बाद सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है। सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कोई मेजर नर्व वेसल पास नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ मसल्स हैं, ठीक है। डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है, यहाँ से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, तो पोस्टीरियर टिबियल नर्व्स भी हैं और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज भी हैं, यानी कि वेसल्स, नर्व्स और वेसल्स जितनी भी हैं वो इस कंपार्टमेंट में पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेरोनियल आर्टरी भी मौजूद है। उसके बाद जो पेरोनियल कंपार्टमेंट है यानी लैटरल कंपार्टमेंट, इसमें डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व पड़ी हुई है, ठीक है। ये रहा आपके कंपार्टमेंट्स। ये उन्होंने लेग का क्रॉस सेक्शन दिखाया है आपको। अब ये है आपकी, रुको मैं इसको वापस करूँ, हाँ, ये आपकी है टिबिया, ये है आपकी फिब्यूला। अब आपने कंपार्टमेंट्स चेक करने हैं कि ये है आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। उसमें से ये छोटी सी आपको यहाँ से आर्टरीज और नर्व्स पास करती हुई नज़र आ रही हैं। वेसल्स जो हैं हमने पढ़ी कि यहाँ से कौन सी एंटीरियर टिबियल आर्टरी पास करती है, उसके अलावा कौन सी नर्व थी, नर्व कौन सी थी, डीप पेरोनियल नर्व थी। तो डीप पेरोनियल नर्व यहाँ से पास करिए, उसके अलावा एंटीरियर टिबियल आर्टरी पास करिए। सो ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है ये है लैटरल कंपार्टमेंट, जिसको आप पेरोनियल कंपार्टमेंट कहते हो, ठीक है। यहाँ से जो नर्व्स पास कर रही हैं वो हैं डीप और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व्स, इस कंपार्टमेंट के नाम से। और ये देखें, ये जो बड़ा सा कंपार्टमेंट है ये क्या है, ये है आपका सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसमें आपको कोई नर्व या आर्टरी या वेन नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, ये सिर्फ मसल्स हैं। उसके बाद ये है जो कंपार्टमेंट, ये है डीप पोस्टीरियर, ठीक है। ये डीप कंपार्टमेंट में है, इसमें आपको आर्टरीज भी नज़र आ रही हैं, नर्व्स भी नज़र आ रही है। येलो कलर की नर्व होती है और बाकी जो है रेड कलर की आर्टरी और ब्लू कलर की वेन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैंने कहा अगर भूल गया हो कुछ किसी को तो ये आपको नज़र आ रही है। सो डीप कंपार्टमेंट में हमने क्या कहा था, कौन सी नर्व्स होती हैं, पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है, उसके अलावा वेसल्स होती हैं, इसी पोस्टीरियर टिबियल ही, और पेरोनियल आर्टरी होती है। अब एनाटमी उन्होंने थोड़ी सी डिटेल से इसको बताया कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में डॉर्सिफ्लेक्शन, इंटीरियर कंपार्टमेंट का काम क्या है, लेग का डॉर्सिफ्लेक्शन कराने हैं ना। जो भी मसल होंगे एंटीरियर हैं तो उन्होंने पाँव को ऊपर की तरफ ही उठाएंगे ना, आगे वाला पाँव जो आपकी डॉर्सिफ्लेक्शन ही करा सकते हैं ना, जो ऊपर मसल लगे हुए हैं, ठीक है। सो डॉर्सिफ्लेक्सर्स होते हैं एंकल और फुट के, इसमें टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुशियस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस होता है। देन एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है, ये कॉमनली इंजर हो जाती है इन लैटरल टिबियल प्लेसो फ्रैक्चर्स। डीप पेरोनियल नर्व होती है, सेंसेशन, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया एंटीरियर कंपार्टमेंट में क्या क्या होता है।
देन लैटरल कंपार्टमेंट है, इसमें कौन से मसल्स होते हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स एंड ईवर्टर्स। जो लैटरल साइड पे मसल्स लगे हुए हैं, कॉमन सेंस है, या तो कुछ तो पाँव के ऊपर से गुजर जाते हैं ना, किसी के टेंडन लंबे टेंडन होते हैं, तो वो आपके डॉर्सिफ्लेक्शन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कुछ जो है साइड पे ही लगे हैं, ठीक है, लैटरली लगे हैं। जो लैटरली लगे हैं उनका क्या काम है, ईवर्जन कराना, ठीक है। जो जिस साइड पे होंगे उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वहीं का एरिया उठाएंगे, तो ये ईवर्टर्स हैं, तो ईवर्जन कराएंगे। तो उसके अलावा जो है कौन से मसल्स हैं, उन्होंने कहा पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस होते हैं। इसमें सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होती है जो कि सेंसेशन लेके जाती है डॉर्सम ऑफ द फुट को। उसके बाद सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आ जाता है। इसमें हमने कहा था सिर्फ मसल्स होते हैं, और ये मसल्स क्या हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं। जो पीछे हैं उन्होंने प्लांटर फ्लेक्शन ही करानी है, ठीक है। तो इसमें गैस्ट्रोकनीमियस प्लांटारिस और सोलियस होते हैं, और एक नर्व होती है स्यूरल नर्व, ठीक है। ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट और डिस्टल काफ में सप्लाई देती है। डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं, ये भी प्लांटर फ्लैक्सर्स हैं। उसके अलावा ये हैं फैलंक्स जो आपकी हैं उनके भी फ्लैक्सर्स हैं। टिबियालस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसियस लॉन्गस। उसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरीज, और पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है जो कि सोल ऑफ द फुट को सेंसेशन लेके जाती है। ये एनाटमी थी, थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर आपको कुछ भी जहन में बैठ गया तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये आर्टरी पास कर रही है, ये नर्व पास कर रही है। अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट का मसला बनेगा तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के आपको मसल्स का पता है, ये मसल्स इन्वॉल्व होंगे, ये आर्टरी थी वहाँ पे, ये नर्व थी, ठीक है। तो अब जब आप एशियोटमी करोगे तो आपको पता है आपने रिलीज़ किस किस को करना है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपार्टमेंट में है, उसमें कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, अर्जेंट डिकम्प्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सिवियर इस्कीमिया, ठीक है। डिकम्प्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो खुराक दे रही हैं, ठीक है, सारी न्यूट्रिएंट्स ये लेके जा रही हैं, ऑक्सीजन लेके आ रही हैं। अगर ये नहीं तो फिर वो एरिया डेड हो जाएगा, इस्कीमिया से डेथ हो जाएगी उस एरिया की। तो फिर इसको फ़ौरन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अर्जेंट रिकम्प्रेशन करना पड़ती है। ऑल पोटेंशियली कंस्ट्रक्टिंग ड्रेसिंग्स, कास्ट एंड स्प्लिंट्स मस्ट बी रिमूव्ड। मेयरली स्प्लिटिंग अ प्लास्टर इज़ नॉट इनफ, के खाली आप उसको प्लास्टर को, कुछ लोग कहते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं, खोल देते हैं, ठीक है, खुला हो गया, अब कोई मसला नहीं। लेकिन आप, उन्होंने कहा है पूरा उतारो, अगर कोई स्प्लिंट है या कुछ है, जो भी आपने कास्ट लगाया है वो उसको उतार दो। द कंपार्टमेंट प्रेशर शुड बी मेजर्ड। ओपन फेशियोटमी इज इंडिकेटेड इफ इट इज़ अबव 30 mmHg। हमने अब बताया कि हम प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को मेजर किया, 30 mmHg से ज़्यादा आ गया है तो फेशियोटमी डन करें। अदरवाइज़ क्या करेंगे, लिम्फ को जो क्लोजली ऑब्जर्व करें कि कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, आपने एनसेड्स वगैरह दिए और जो भी आपने ट्रीटमेंट्स एनालिटिक्स वगैरह दी, अगर उसे फ़र्क पड़ा है, वो बंदे की जो है आपने एलिवेशन वगैरह कराई है, जो भी आप आइसिंग वगैरह कर रहे हैं, उससे अगर फ़र्क पड़ा है तो ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उसे ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ी देर आपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करनी है उसकी। अगर आप उसको फ़र्क नहीं पड़ा, फिर क्या करना है, फेशियोटमी कर दें। विच इन द लेग मे मीन ओपनिंग ऑल 4 कंपार्टमेंट्स। अब आपको तो ये नहीं पता कि कौन सा कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो फिर चारों कंपार्टमेंट खोलना पड़ते हैं। तो फेशियोटमी क्या होता है, कंपार्टमेंट रिलीज विद सब्सीक्वेंट फ्रैक्चर रिडक्शन और स्टेबलाइजेशन एंड वैस्कुलर रिपेयर इफ नीडेड, ठीक है। इसमें एक तो कंपार्टमेंट रिलीज़ करना होता है, दूसरा फ्रैक्चर है तो उसको रिड्यूस करना है, स्टेबलाइजेशन करनी है, वैस्कुलर रिपेयर करना है, और के यानी कि अगर कोई फ्रैक्चर है उसको रिड्यूस करना है, उसको स्टेबल कर देना है कि ये मसला इधर उधर ना करे। वेसल है, मसला है, उसको अगर कट गया, रप्चर हो गया, कुछ भी मसला हुआ है, ठीक है, उसको रिपेयर करना है। द गोल ऑफ डिकम्प्रेशन इज रिस्टोरेशन ऑफ मसल परफ्यूजन विद इन 6 आवर्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा जो इरिवर्सिबल डैमेजेस आ जाएंगे ना, तो विद इन 6 आवर्स आपने ये देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना। अगर फेशियोटमी की ज़रूरत है, विद इन 6 आवर्स कर दें। सेवरल सर्जिकल टेक्निक्स डिस्क्राइब, डबल इंसीजन फेशियोटमी होता है, ये सबसे ज़्यादा ये की जाती है। उसके अलावा सिंगल इंसीजन भी कर सकते हैं। अब एंटीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट्स आर अप्रोच थ्रू 1 इंसीजन। अब ये देखेंगे एक ही सिंगल बहुत बड़ा इंसीजन उन्होंने लगाया है। एंटीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट्स दोनों आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से। एंटीबायोटिक बीड्स में यूज इफ कम्युनिकेटेड ओपन फ्रैक्चर इज प्रेजेंट, पर्टिकुलरली इफ बोन लॉस अकर, के बोन लॉस हो गया, उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक बीड्स। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, चूरा चूरा हो जाती है बोन, ठीक है, तो आप एंटीबायोटिक्स बीड्स यूज़ कर सकते हैं। ये वही उन्होंने दिखाया है। फेशियोटमी करते हुए उन्होंने कंपार्टमेंट पूरा खोलना पड़ता है, जो भी फिर प्रेशर जो भी चीज़ कॉज कर रही होगी उसको रिमूव करना पड़ता है। फॉलोइंग फेशियोटमी द वुंड शुड बी लेफ्ट ओपन फॉर 5 days,
ठीक है। वुंड को ये बंद नहीं करते, 5 दिन तक ये खुला रहता है। डिब्राइडमेंट में भी इंडिकेटेड इफ मसल नेक्रोसिस एपरेंट, कि अगर आपको नज़र आई है फिशोटमी के दौरान कि नेक्रोसिस हो गई हुई है मसल की, ठीक है, कुछ पार्ट की नेक्रोसिस आपको नज़र आती है, तो फिर डिब्राइडमेंट करनी पड़ेगी। हीलिंग में भी इनकरेज्ड बाय स्यूचरिंग और स्किन ग्राफ्ट और द वुंड सिंपली लेफ्ट टू बी हील। कि हीलिंग अब कैसे होगी, या तो स्यूचर्स लगा दें या फिर ग्राफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा जब इंसिजन हो जाता है, वो एरिया जब कटा है, तो वो दोबारा से स्यूचर्स जो है अक्सर नहीं प्रॉपर हीलिंग करवा पाते, ठीक है। तो स्यूचरिंग, कुछ लोग स्यूचरिंग को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे अब ग्राफ्टिंग होगी, कुछ लोग जो हैं वो सिंपली जो है उसको ओपन छोड़ दिया जाता है कि खुद ही हील हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हील हो रहा है। ऑपरेशन के बाद जो है क्या ख्याल रखना है, मॉनिटर हीमोडायनामिक स्टेटस एंड मेंटेन एडिक्वेट ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेटस। इफ rhabdomyolysis occurs, continue hydration, monitor urine output and kidney functions and watch potassium status closely, क्योंकि पोटाशियम जो है वो आपको पता है एरिथमियाज कॉज करा सकता है। तो अगर rhabdomyolysis हो गई है तो हाइड्रेशन को मेंटेन करें, किडनी पे अफेक्ट ना हो जाए। तो किडनी की जो है आपने चेक करते रहना है, क्योंकि किडनी पे अफेक्ट होता है इसमें। तो किडनी का फंक्शन चेक करते हैं, मॉनिटर करते रहना है यूरिन आउटपुट को, उसके अलावा पोटेशियम का स्टेटस चेक करते रहें। Redress wounds daily that are left open and undertake subsequent operative debridements as needed, कि उसको ड्रेसिंग वगैरह कराते रहना है, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है। प्रोग्नोसिस उन्होंने कहा, इफ fasciotomy is performed within 6 hours following onset of acute compartment syndrome, the prognosis is good। ठीक है, बंदा ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। लिटिल और नॉट रिटर्न ऑफ फंक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर डिलेड। Despite early and aggressive fasciotomy, nearly 20% of patients may have persistent sensory or motor deficits at 1 year follow-up। कि आपने आप हम तो अपनी बात कह देते हैं ना कि 6 घंटे के बाद, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि जल्दी भी की थी, फेशियोटमी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी 20% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या सीन होता है कि सेंसरी मोटर डेफिसिट्स, तकरीबन 1 साल का फॉलोअप उन्होंने फॉलो किया है, लेकिन फिर भी रहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जो नेक्रोसिस हुई हुई है उसकी वजह से वो दिखा रहे हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम, आहिस्ता आहिस्ता मसल में डेड होना शुरू हो जाते हैं ना, वो एरिया डेड हो जाएगा। फिर अगर ये वर्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको एम्पूटेशन करानी पड़ेगी। टेक होम मैसेज, अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इज़ रिक्वायर्ड स्पेशली टिबियल फ्रैक्चर अनकॉन्शियस पेशेंट्स के। जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं या जो टिबियल फ्रैक्चर वाले बंदे हैं उनको तो आपने मतलब आपने सस्पिशन रखना है कि हो सकती है इसको, ठीक है। तो आपने जितनी उसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं या जो भी है कि अर्ली डिटेक्शन की कोशिश करें। क्लिनिकल फीचर्स, इन टॉलरेबल पेन स्पेशली ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स विद इन द कंप्लाइंट विद इन द कंपार्टमेंट, के ये बंदा जब घर जाएगा ना तो उसको बता रहे हैं कि अगर टिबिया का कोई फ्रैक्चर हो जाता है या अनकॉन्शियस बनता है तो आपने ख्याल रखना है कि उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है। क्लिनिकल फीचर इसके क्या आएंगे कि पेन इस कदर ज़्यादा है, ठीक है, कि एक तो हमने कहा नॉर्मल एनाल्जेसिक से ठीक नहीं होती, दूसरा ये है कि जो पैसिव स्ट्रेचिंग कराते हैं ना जब उस एरिया की, तो उस एरिया के मसल्स जो हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा अर्ली इंटरवेंशन, रिमूवल ऑफ कास्ट, कि अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है, कोई मसला नज़र आता है तो रिमूव करें, कोई कास्ट या स्प्लिंट जो लगाया हुआ है। उसके बाद सर्जिकल डिकम्प्रेशन करवानी पड़ती है अगर मसला बढ़ जाए तो, फिजियोटमी वगैरह। तो यहाँ ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। जिन्होंने रीड करना है, मैंने आपको पहले बताया, पास पेपर की बुक में ये लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। तकरीबन यही कुछ है, थोड़ा बहुत अगर ऐड किया हो तो मेरा नहीं ख्याल से सारा टॉपिक तो कवर हो गया है। तो ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।